The imposter syndrome. The syndrome where you are getting successful. आपको एक के बाद एक आप अचीवमेंट्स करते जा रहे हो बट अंदर से आपको खाली लग रहा है. बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ये सब करने के बाद भी उन्हें अंदर से लगता है कि मैं ना एक फेक इंसान हूँ, या फिर ये मेरे साथ सिर्फ लक की वजह से हो रहा है. मैं कुछ हूँ नहीं अंदर से, बट मेरे साथ ये बस लक की वजह से हुआ जा रहा है. और इम्पोस्टर सिंड्रोम ना काफ़ी हाई अचीवर्स में देखा गया है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज भी होती है, जैसे IITians है, फिर उसके बाद आपने PhD करी है बाहर जाके, बाहर के कंट्रीज़ में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ से. या फिर आप कोई बिजनेसमैन हो जिसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप कोई बिजनेस वूमन हो जिसने अपनी लाइफ को भी अच्छा रखा है, अपने बिजनेस को भी अच्छा रखा है, बट फिर भी आपको ना एक सेंस ऑफ लूज़र की तरह फील होता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते. जैसे कि आपको प्रमोशन मिली, बट फिर भी आपको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग ना आपका कोई दोस्त था, राइट? और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो गया, राइट? या फिर आपको कोई और भी ये एहसास दिला रहा होता है कि तुम्हारे साथ कैसे इतना अच्छा हो रहा है, तुम कैसे इसको इतने आसानी से कर पा रहे हो, तुम तो इतने अच्छे हो ही नहीं, तुम्हारी असलियत तो मुझे पता है. सो देयर समबडी हु पॉइंट्स इट आउट इनसाइड ऑफ यू और यू स्टार्ट टू फील इट योर वे. सो दिस इज़ द इम्पोस्टर सिंड्रोम, जहाँ से आप खुद को अंदर से आपको हमेशा लगे कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ फेक करता रहता हूँ या फेक करती रहती हूँ, और आपको खुद के साथ एक डिस्कनेक्शन महसूस होता है, जैसे कि मैं कौन हूँ मुझे पता ही नहीं है. Who am I? Don't know. But I keep on achieving. I keep on doing things. तो ये होता कैसे है? इसको समझाने के लिए ना मैंने एक बहुत खूबसूरत स्टोरी पढ़ी थी, विच वॉज रिटर्न बाय 2 थेरेपिस्ट्स. तो उन्होंने एक किताब लिखी है, एंड हाउ डू यू फील अबाउट दैट. द ऑथर इज़ अरुणा एंड यशिका. तो इन्होंने अपने थेरेपी के एक्सपीरियंसेस इस किताब में लिखे. अगर आप कोच हो, थेरेपिस्ट हो, ह्यूमंस की मदद किसी तरीके से करते हो, तो आपने ये डेफिनेटली पढ़नी चाहिए. मैंने अपनी बुक रिकमेंडेशंस की वीडियो में भी इसे रिकमेंड किया हुआ है. तो उन्होंने एक कहानी बताई जिसमें ऐसे ही होता है कि वो पर्सन जो है उसको प्रमोशन मिलता है, बट उसको लगता है कि आई एम नॉट डिज़र्विंग ऑफ दिस प्रमोशन. सो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होते हैं ये पर्सन, और फिर उनकी थेरेपी स्टार्ट होती है. तो थेरेपिस्ट को क्वेश्चन करते करते पता लगता है कि इन्हें, वो पूछती है कि आपको सबसे पहले लाइक अ इम्पोस्टर, या आपने सबसे पहले क्या फेक किया था अपनी ज़िंदगी में, या कैसे हुआ ये सब कुछ. तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उनकी मम्मी किसी चीज़ को लेकर परेशान थी. वो सब्ज़ी काटते काटते परेशान हो रही थी, एंड शी वॉज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग. और जो पापा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे बाहर, एंड ही वॉज वेरी सैड. ठीक है, तो ये जो बच्चा है जो अभी थेरेपी में एज अ एडल्ट बैठा है, उनको कॉमिक बुक पढ़नी थी, कॉमेडी पढ़नी थी, बट जस्ट बिकॉज घर का एनवायरनमेंट ऐसा सीरियस सा बन चुका था, थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका था, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टडी की किताब के आगे अपनी कॉमिक बुक रख के वो एक्चुअली कॉमेडी पढ़ रहे हैं, बट लग रहा है घर वालों को कि ये पढ़ाई मतलब स्टडी वाली किताब पढ़ रहे हैं. मतलब उन्होंने एक चीज़ उस एनवायरनमेंट में सीखी टू कोप विद व्हाट वाज हैपनिंग, कि अगर मुझे जो करना है अंदर से मुझे जैसा लग रहा है, आई नीड टू हाइड दैट विद समथिंग दैट इज़ मोर सीरियस. आप देखोगे ये चीज़, बहुत सारे लोग अंदर से बहुत फ़नी होते हैं, फन लविंग काइंड होते हैं, बट दे हैव अ वेरी टफ मास्क ऑन देयर फेस, अ वेरी सीरियस मास्क ऑन देयर फेस, डिपेंडिंग ऑन कि उनके घर में एनवायरनमेंट कैसा था, डिपेंडिंग ऑन उनका प्रोफेशन क्या है, ये सारी चीज़ों की वजह से. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट दिस पर्सन लर्न्स टू पुट ऑन अ मास्क ऑफ समबडी दैट ही इज़ नॉट. एंड जब वो और क्वेश्चन करती है और वो पूछती है कि हाउ डू यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लूप एंड ऑल ऑफ दैट, सो ही सेज़ वन थिंग, नॉट माई मंकीज़ नॉट माई सर्कस. मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली बहुत जब वो 0 to 7 की एज में होते हैं, जब भी उनके पेरेंट्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा हो, ये सब हो रहा हो, तो बच्चों को एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है टू फिक्स व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि उनके पास इमोशनल रेगुलेशन की कैपेसिटी नहीं, अभी तक वो पार्ट ऑफ द ब्रेन डेवलप हुआ ही नहीं होता है. तो वहाँ पर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं कि मुझे आइदर मूड को ठीक करना है या फिर मुझे उस मूड में एडजस्ट होना है. तो बच्चे यूजुअली ऐसी चीज़ें करते हैं उनके बचपन में. फिर उनके बाद उसको समझ में आता है एज एन एडल्ट कि माई मदर इज़ अलाउड टू हैव हर इमोशंस अबाउट सर्टन थिंग्स, माई फादर इज़ अलाउड टू हैव हिज इमोशंस अबाउट सर्टन थिंग्स, ही कैन फील सैड अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ, एंड माई मदर कैन फील वॉट एवर शी इज़ फीलिंग.
तो स्पेशली जस्ट बिकॉज उनके पापा उस टाइम इतने सक्सेसफुल नहीं थे, सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे थे, ये बच्चा भी खुद की जो शाइन है वो हाइड करना सीखता है कि मुझे इतना अच्छा भी नहीं बन जाना कि मेरे आसपास के लोगों को ना ऐसा लगे कि वो मेरे से कम है। तो इससे कहते हैं इमोशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब लेट्स से कि कुछ लोग मैंने उनसे सुना है कि हम तैयार इतने अच्छे से नहीं होते क्योंकि जो बाजू वाला पर्सन है, जो मतलब उनके पार्टनर हो सकते हैं या कोई बच्चे हो सकते हैं, कि वो लोग मतलब ना उनको कम ना लगे कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो बुरे लग रहे हैं, ऐसा ना हो। जबकि ऐसा होता भी नहीं है कि आप ऐसे जजमेंट्स करो, बहुत रेयरली होता है, ये बहुत सुपरफिशियल भी होता है। तो इसको कहते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लाइट को डिम कर देना। तो इसमें 3 पैटर्न्स नोटिस होते हैं। सबसे पहले अपनी रियल ऑथेंटिसिटी को छुपाना। पढ़नी बच्चे को कॉमेडी थी, बट बच्चा दिखा रहा था कि मैं तो स्टूडियस हूँ, और ये बच्चा बहुत ब्राइट भी होता है। तो सेकंड इसमें ये है कि आपके इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली जब कोई एडल्ट्स होते हैं तो उनकी अपनी होती है टू रिजॉल्व। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, पर हम उनके लिए वो इमोशनल रेगुलेशन जो है वो साथ में थोड़ा सा कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑल इट इज़ देयर इमोशन, दे आर अलाउड टू फील इट। और जब हम किसी का इमोशन तुरंत फिक्स करने की भी कोशिश करते हैं ना, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। हर पर्सन को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने इमोशन के साथ टू मेक सेंस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। तो वो एक चीज़ है, इमोशनली फिक्स करना किसी को, वो भी बच्चे सीख जाते हैं। और जो थर्ड थिंग है कि दूसरों को अच्छा लगे इसलिए मैं अपनी ही लाइट डिम कर लेती हूँ, या मैं अपनी ही लाइट डिम कर लेता हूँ ताकि किसी और को बुरा नहीं लगे। तो एम्पैथ्स के साथ, स्पेशली जो लोग जो इमोशनली दूसरों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उन्हें ऐसा बहुत लगता है, करने की कोशिश होती है। बट ये सारी चीज़ें किसी ना किसी एज में बहुत घुटन पैदा करती है। तो अगर आपको ये इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्सपीरियंस होता है तो सबसे पहला स्टेप इज़ ये ऑथेंटिसिटी फाइंड करो कि बाहर से भले ही स्टूडियस हो, अंदर से आप हो क्या। और अगर आपको कॉमेडी भी पसंद है और आपको पढ़ाई भी पसंद है तो ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती है। जैसे किसी को आर्ट भी पसंद होता है और वो काफ़ी एक मैथमेटिकल सीरियस इंसान भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपको दोनों चीज़ें पसंद हो सकती है। तो जस्ट इन एक्सेप्टिंग कि यू नो दिस इज़ माई ऑथेंटिसिटी, दिस इज़ हु आई एम, आई डोंट हैव टू बी अ मैथ बॉय टू प्लीज़ माई मॉम और प्लीज़ माई डैड, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में जो आपको फाइंड आउट करना है कि आप कहाँ पे दूसरों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। मतलब मेरे इमोशंस भी मेरे हैं और दूसरों के इमोशंस भी मेरे हैं, तो आप कहाँ पे वो स्पंज बनने की कोशिश कर रहे हो। ये नेगेटिव नहीं है, हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे के इमोशन से फ़र्क पड़ता है, विच इज़ नेचुरल। बट इतना ज़्यादा स्पंज बन जाना कि आपको ही पता नहीं चले कि आप कौन हो और आप हमेशा दूसरों के इमोशंस का स्पंज बनते जा रहे हो, दैट इज़ द टाइम वेर यू वांट टू ड्रॉ बाउंड्रीज, क्योंकि ये लॉन्गर रन में इमोशनली हेल्दी चीज़ नहीं है। आपको सीखना होगा हाउ टू बी विथ योर इमोशंस एंड हाउ टू लेट पीपल बी विथ देयर इमोशंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अकेला छोड़ रहे हो, यू आर जस्ट गिविंग स्पेस टू ईच अदर, सम टाइम टू ईच अदर। और आप एक दूसरे की पूरी लाइफ को ना मतलब खिचड़ी नहीं बना रहे हो एक दूसरे के इमोशंस की साथ में, और काफ़ी सॉर्टेड तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो इम्पोस्टर के सिंड्रोम के रूट्स ये सारी चीज़ों में होते हैं। तो आपने अगर ट्रेस किए होंगे कि आप इनमें से चीज़ें करते हो कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों का मूड कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी उससे डिपेंड हो जाती है तो हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पे आपका ज़िंदगी चलेगी या फिर दूसरों के इमोशनल रिएक्शंस पे आपकी ज़िंदगी चलेगी। सो नाउ द चॉइस इज़ योर्स. Develop the lens to look at yourself in a healthy way. This is the best gift that you can give to your relationships. See you in the next video.